हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जितनी भी एग्जाम्स ओरिएंटेड फैक्ट हैं वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यदि हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो ये 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला आता है इसके अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यदि हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये क्या होते हैं, भारत की जो मंत्रिपरिषद होती है, भारत की मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं। और जितने भी देश हित में निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। यह भारत की मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की नीतियां और निर्णय तय करते हैं कि जो देश की नीतियां हैं वे क्या होगी। उन पे बड़े बड़े फैसले लेते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों का बन चुका। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, ये प्रधानमंत्री की सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की होगी। नियुक्ति कौन देगा, यदि पूछा जाए कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं नियुक्त। सलाह किसकी होगी, यदि सलाह पूछी जाएगी तो सलाह आप लोगों की हो जाएगी प्रधानमंत्री। ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं जहां देश हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के पास में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास एक एक मंत्रालय होता है, ठीक है, जिससे संबंधित सभी निर्णय वह स्वयं ले सकता है। जैसे कि गृह मंत्रालय होगा, होम मिनिस्ट्री, आज वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। रक्षा मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन है, जैसे कि राजनाथ सिंह हो गए। जैसे वित्त मंत्रालय किस क्या अधीन है, यह निर्मला सीतारमण। इस प्रकार से अलग अलग से मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय का अभी हाल ही में प्रमुख कौन है, अमित शाह। इसके अंतर्गत कौन से मंत्रालय थे, पुलिस फोर्स, जितनी प्रशासनिक सेवाएं है जैसे कि बीएसएफ होगी, सीआईएसएफ होगी या आईबी होगी, एनआईए होगी, तो सभी इसके अधीन गृह मंत्रालय के। फिर आता है रक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या आता है, जितना भी हमारा डिफेंस सिस्टम है वो सारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है वित्त मंत्रालय, हाल ही में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। फिर विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, ये मंत्रालय आते हैं कैबिनेट के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है राज्य मंत्री। यदि हम राज्य मंत्री की बात करते हैं तो ये भारत की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद का क्या होता है, सदस्य होता है। यह कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करता है। इसका काम होता है जो कैबिनेट मंत्री है उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना। और यह मंत्रालय के किसी भी विशेष भाग या अनुभाग की जिम्मेदारी को क्या कर लेता है, संभाल लेता है। जैसे फाइलों, योजनाओं और कार्यक्रमों की क्या करता है, निगरानी करता है। कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिन्हें अलग से क्या दिया जाता है, कोई विभाग दिया जाता है। और ये उस विभाग की जितने भी निर्णय होते हैं यदि स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य कर ले तो इस विभाग के निर्णय बिल्कुल कैबिनेट मंत्री की तरह लेते हैं, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर क्या कर सकते हैं, उस विभाग के निर्णय ले सकते हैं। देखो लिखा भी गया कि स्वतंत्र प्रभार, जब इनके पास में कोई स्वतंत्र प्रभार होता है, कोई विभाग होता है, तो स्वतंत्र प्रभार के मामले में राज्य मंत्री अपने कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह स्वतंत्र कैसे कर सकता है। जैसे कैबिनेट मंत्री अपने फैसले स्वयं ले सकता है, ऐसे ही स्वतंत्र प्रभार के मामले में जो राज्य मंत्री होते हैं ये भी अपने निर्णय क्या करते हैं, स्वयं ले सकते हैं। फिर आता है उप मंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान में हाल ही में बात करते हैं तो उप मंत्री की जो पावर है लगभग क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, इन्हें बंद कर दिया।
नेक्स्ट आता आर्टिकल 74। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 ये कहता कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होना बहुत आवश्यक है, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करनी होगी, तो जो मंत्री परिषद की नियुक्ति है, जो मंत्री परिषद बनेगा वो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, और ये किसे सलाह देगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो इसमें ये लिखा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 42वां संविधान संशोधन होता, 42वां संविधान संशोधन 1976। आप लोगों ने पढ़ा होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसको मिनी संविधान पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान। क्या बोला जाता है? इंदिरा का संविधान ही बोला जाता है, क्योंकि उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और देश में आपातकाल लगाकर आपातकाल के समय जो देश की प्रधानमंत्री होती है श्रीमती इंदिरा गांधी, वो क्या करती है? संशोधन करती है। और संशोधन में ये कहती है कि जो राष्ट्रपति है, जो क्या है? राष्ट्रपति है, वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये बात बोली जाती है। इसमें 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें ये बात बोली जाती है कि जो मंत्री परिषद है ना, ठीक है, मंत्री परिषद यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है ना, तो जबरदस्ती राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी और उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेगे। यदि कोई बिल लेकर आता है राज्यसभा लोकसभा में, कोई बिल पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति को जबरदस्ती अपनी हाँ कहनी पड़ेगी, ये आता। उसके बाद में जब इंदिरा की सरकार गिरती है, ठीक है, तो फिर होता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में होता है। 77 में सरकार गिर जाती है और मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और 78 में संविधान संशोधन। इस जो 44वां संविधान संशोधन होता है, ये मूल रूप से जो 44वें संविधान संशोधन किए जाते हैं ना, इसमें जो गलत गलत धारणाएं की जाती है उसको बदलने के लिए किया जाता है। जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है 44वें संविधान संशोधन का, वो होता है इस संशोधन के अंदर, 42वें संशोधन के अंदर कमियों को दूर करना। तो 1978 में होता है, और इसमें यह बात बोली जाती है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो क्या कर सकता है? यदि कोई बात राष्ट्रपति के सामने लेकर आए, कोई बिल लेकर आएगा, तो वो क्या कर सकता है? एक बार उसको पुनः विचार, इसमें एक शब्द जोड़ा जाता है पुनः विचार, पुनर्विचार कर सकता। उसमें यह बात बोल दी गई थी कि राष्ट्रपति बाध्य बात मानने के लिए, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है उसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद की सलाह होती है उस पर पुनः विचार कर सकता, और यदि मंत्री परिषद दोबारा फिर वही सलाह देता, बिल्कुल सेम सलाह देता, तो तब राष्ट्रपति को बात माननी पड़ेगी। तो उसमें एक बार पुनः विचार जोड़ देगा। अब राष्ट्रपति पुनः विचार कर सकता है, पुनः विचार के बाद में यदि मंत्री परिषद बार बार उसे वही सलाह देता तो वह बात राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, दो संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 75। जो आर्टिकल 75 में ये स्पेशल प्रधानमंत्री के बारे में ये बताता कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति करता। कौन करता? राष्ट्रपति। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति करता है। या प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत जाएगा? तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत। और जो अन्य मंत्री होंगे, जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जो सलाह होगी, जो सलाह देगा वो देगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बताएगा कि ये व्यक्ति मंत्री बनने के योग्य है और इसे मंत्री बनाना, तो तब जाकर राष्ट्रपति उसे क्या देगा? नियुक्ति देगा। तो ध्यान रखना, यदि पूछ जा कि जो मंत्री की नियुक्ति हो किसकी सलाह पर होती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है नियुक्ति। सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता, और इसमें यह कहा जाता कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, मंत्री
परिषद में जो सदस्य होंगे वे लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होने के, अधिक नहीं होंगे। प्रधानमंत्री सहित एक बार फिर से जो आप लोग का 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें ये कहा जाता कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे यानी कि जो मंत्री बनाए जाएंगे वे लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे, और उसमें प्रधानमंत्री भी क्या होगा, शामिल होगा। प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक बिल्कुल भी सदस्य ना रखे जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता अनुच्छेद 75 का 2। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के परित्याग पर्यंत कार्य करेंगे। फिर आता अनुच्छेद 75 का 3। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भर का बनता है कि जो मंत्री परिषद होता है ये सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये सामूहिक रूप से पूछे जा तो हो जाएगा आप लोग का लोकसभा के लिए जिम्मेदार, और यदि पूछा जाएगा व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होता, उत्तरदायी होता। तो ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में बन चुके हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दो पार्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 का 4 कहता है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद की गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद की जो गोपनीयता है उसकी शपथ लेनी होती है, यानी कुछ फैसले जो देश हित में होते हैं, यदि मंत्री परिषद में कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी मुद्दों पर बात हो रही है, तो वे फैसले लोगों को नहीं बताए जाने के, उन्हें गोपनीय रखना होगा। ठीक है, तो बोलते हैं गोपनीयता की शपथ, यानी कुछ फैसले कुछ बातें यदि मंत्री परिषद में होती है वे देश हित में, ठीक है, यदि देश में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, ठीक है, और कोई हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ मामला, ठीक है, तो गोपनीय रखा जा सकता ऐसा, तब तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ना कहो तब तक वो बात गोपनीय रखी जा सकती है, तो बोलते हैं गोपनीयता की शपथ लेना। फिर अनुच्छेद 75 का 5। अनुच्छेद 75 का 5 कहता है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद की किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसे कम से कम संसद की किसी भी संसद का जो किसी भी सदन के सदस्य होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य हो या वो लोकसभा का सदस्य हो। यदि इनमें से वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी है। यदि वह 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं करता, यानी लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य नहीं बनता, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो 75 का 5 यही कहता है कि पद छोड़ना पड़ेगा यदि सदस्यता ग्रहण नहीं की गई है। देखो, यदि वह व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता बनना अनिवार्य है, और नहीं तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता अनुच्छेद 78। अनुच्छेद जो 78 है कहता कि जो प्रधानमंत्री है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायिक मामले में मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देगा, सूचना देगा। यानी कि जो देश का प्रशासनिक और विधायिक मामला होगा, ठीक है ना, तो वो इसमें क्या होगा, जो रिपोर्ट करनी होगी वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी होगी। मंत्री परिषद के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, और यदि राष्ट्रपति से जरूरी समझे, इस सूचना को प्राप्त करना आवश्यक समझे, तो सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, वे भी हमने उठाया। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता और प्रधानमंत्री को लग रहा कि ये अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री उसे पद से हटा भी सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है। यानी कि बर्खास्त और पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकता है और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे।
ठीक है। तो यानी कि नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पे होगी और बर्खास्त भी प्रधानमंत्री की सलाह पे होगा। तो ये आपको याद रखना। फिर आता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो मंत्री परिषद होता है ना स्वयं विघटित हो जाता है। यदि अचानक से किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद में कोई भी मंत्री जो कैबिनेट का मंत्री है वो कार्य करने योग्य नहीं होता, क्योंकि मंत्री परिषद भंग हो जाता है। इसीलिए कभी कभी चुनाव ना होगा ना, इसलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 27 मई 1964 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है 1964 में। तो उस समय क्या होता है, मंत्री परिषद जो भंग न हो, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी वो दोबारा चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी। तो इसीलिए क्या होता, कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कैसा बनाया जाता है, गुलजारी लाल नंदा को। यदि आपसे पूछ ले जा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। एक बार फिर से यदि आपसे पूछ ले जा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। यदि आपसे पूछ ले जा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक, शब्द आपका लगेगा कार्यवाहक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो इसलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है क्योंकि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है और कोई भी मंत्री कार्य करने योग्य नहीं रहता है। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाता है और कोई भी मंत्री कार्य करने योग्य नहीं रहता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीधा पूछ ले जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री होता है। या आपसे पूछ ले जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है तो ये आप लोगों का जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत भर भर कर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछ लेगा। मैंने अपने समय से देखता आ रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। तो ये अलग से भी पावर है प्रधानमंत्री के पास में, इनके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यदि पूछ ले जा सबसे बड़ा कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा, किस प्रधानमंत्री का रहा तो ये हो जाएगा आपके पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन का कार्यकाल लगता। और यदि पूछे जाए सबसे कम कार्यकाल किसका रहता तो रहता अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कितने दिन का रहता है, 13 दिन का कार्यकाल रहता। फिर क्वेश्चन बनता है आप लोगों से कि ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, जिन्होंने चरण भी नहीं रखे लोकसभा में, तो हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो ये भी याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट हो जाएगा विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री, तो हो जाएगा विश्वनाथ। क्या हो जाएगा, विश्वनाथ। तो यहाँ पे रिलेट करके पढ़ लेना आप लोगों को। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल लगते हैं तो नाम भी विश्वास है, विश्वनाथ। तो आप सब रिलेट कर लेना। नेक्स्ट आता है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई 1977 में जीतते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है दिल्ली में ही, ठीक है। तो उसके बाद में राजीव गांधी सबसे कम उम्र में लगभग प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है।
तो सबसे पहले आते हैं पंडित नेहरू। पंडित नेहरू की मृत्यु कब होती है? ये होती है 27 मई 1964 में। पद पर आते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा को। फिर आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हो, ये क्या होता है 1965 का जो भारत पाक युद्ध होता उसका समझौते के लिए, उसके समझौते के लिए ताशकंद जाते हैं 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता होता है, ठीक है, जिसमें युद्ध को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले जाते हैं। जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान में है। और उसी रात मध्य रात्रि को, यानी कि हम कह सकते हैं 11 जनवरी 1966, जहां ताशकंद समझौता है उसके कुछ समय बाद 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दुख का पहाड़ टूट जाता है। एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है 1966 में। एक बार 1964 में बनते हैं कार्यवाहक और एक बार बनते हैं 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो मृत्यु होती है उसका मुख्य कारण होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये 3 से 6 जून 1984 को चला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें जो खालिस्तान और अलगाववादी नेता होता है भिंडार वाले, ठीक है, वे क्या करते हैं, जो गोल्डन टेम्पल होता है उसमें क्या करते हैं, हथियारबंद साथियों के साथ में छिपे रहते हैं। उनके पास में क्या होते हैं, बंदूकें होती है, गोली होती है और गने होती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। और वे खालिस्तान या अलगाववाद की मांग करते हैं। पंजाब में बहुत बड़ी हिंसा होती है, ठीक है। और जो इंदिरा गांधी होती है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है और इन सबको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। और लगभग इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर 575 लोगों की मौत होती है। कितने लोगों की होती है? 575 लोग मारे जाते हैं। जो भिंडार वाला होता है उसकी भी इसमें हत्या कर दिया जाती है, यानी कि मारा जाता है। जिसके बाद में जो सिख समुदाय होता है वो इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। और इसके 2 सहकर्मी जो उसकी सपोर्ट में होते हैं, जो उसकी सुरक्षा में होते हैं, सुरक्षाकर्मी बेअंत और सतावंत सिंह, वे क्या करते हैं 1984 में इंदिरा गांधी को दिल्ली में ही क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, गोलियों से भून डालते हैं। तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, पद पर आते हैं। तो ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद पर आते मृत्यु हुई है। नेक्स्ट फैक्ट है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।